प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर उड़ान कार्य पुस्तिका के जो पाठ हैं 7 से लेकर के 16 तक वो करने वाले हैं। 1 से लेकर के 6 तक जो हैं हमने एक साथ एक वीडियोज़ के अंदर पहले हल कर लिए थे। तो आज हम 7 से आगे के जो पाठ हैं उनको हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं पाठ 7, पौधों को जानिए, कार्यपत्रक 1। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब बच्चे विद्यालय के प्रांगण का भ्रमण करें, वह सभी पौधों को ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा होगा कि कुछ पौधे का तना मजबूत लकड़ी का होता है, कुछ का कमज़ोर व पतला होता है, कुछ पौधे झाड़ीदार होते हैं और कुछ लताएं होती हैं। अपने द्वारा देखे हुए पौधों को निम्न रूप से सारणीबद्ध करें। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने से ज़्यादा ऊंचाई के वो वृक्ष देखे होंगे, उन्हें वृक्ष कहते हैं। जो अपने से बहुत ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं, जैसे आम, पीपल, नीम। और झाड़ी जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुलाब, बेर, अनार। इनके पौधे आपने देखे होंगे, ये कम ऊंचाई के होते हैं। इनकी जो शाखाएं होती हैं वो ज़मीन के पास से निकलनी शुरू हो जाती हैं। वृक्ष जो होते हैं उसकी शाखाएं बहुत ऊंचे से निकलती हैं। और लता जो होती हैं वो आपने देखा होगा, उनका तना बहुत कमज़ोर होता है, ज़मीन पर ही पड़ी रहती हैं। आगे चलते हैं। हाँ, हमें इनके नाम लिखने थे, उदाहरण लिखने थे। तो उदाहरण लिखे हैं, वृक्ष के उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिए, झाड़ी के गुलाब, बेर, अनार लिख दिए, और लता के मनी प्लांट और गिलोय की बेल हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या आपने कभी सोचा कि पौधे भी गति करते हैं? पौधे अपने आकार में बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाएं कि पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश की ओर और कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण करता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पौधा है, इस पौधे में आप देख रहे हो, मैंने सभी भागों के नाम लिख दिए। ये जड़ है, इसको मूल तंत्र कहते हैं। ऊपर यहाँ पर ये पत्ती है, ये तना है, ये फल है, ये फूल है। तो ये जो है ये प्रोतंत्र के भाग हैं। तो आप देख सकते हो, ये जो जड़ है वो तो क्या है, गुरुत्व बल की तरफ गति करती है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। और जो प्रो है, ऊपर वाला भाग, ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है, तो इसको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो। एक इसमें यहाँ इसने पूछा है, क्या बीज के अंदर भी गति होती है? हाँ, तो बीज के अंदर की गति कैसे होती है प्यारे बच्चों? जब इसको मिट्टी में लगाएंगे तो नीचे मूलांकुर होता है, उससे जड़ बनती है, ऊपर प्रांकुर होता है, प्रो होता है। तो मूलांकुर जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करता है, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। और जो प्रांकुर है यानी प्रो तंत्र है वो ऊपर की तरफ गति करता है, गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में क्या है, प्रांगण का भ्रमण करते हुए विभिन्न प्रकार की कुछ पत्तियां इकट्ठी करें। आप देखते हैं कि कुछ पत्तियां जो पौधों से टूट गई, सूख चुकी हैं, वे भूरे रंग की है। जो पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई हरे रंग की, व गीली हैं। क्या आपने कभी सोचा पत्तियों का रंग हरा किस कारण है? तो पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है, क्लोरोफिल, उसके कारण। पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। पौधे का भोजन क्या है? तो पौधे जल, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो दिए गए ग्रिड में भोजन के घटकों और उत्पादों को लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो पौधे को भोजन बनाने के लिए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। और क्या चाहिए? खनिज लवण चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, खनिज लवण है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये रहा। और जब भोजन बनता है तो क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है, ये रहा ग्लूकोज। और एक जल भी चाहिए पौधे को, तो जल यहाँ मैंने लिखा है। तो जो जो चीज़ें हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आती है, तो इसमें से इस तरीके से आप छांट करके यहाँ लिख सकते हो। तो नीचे से आपको यही छांटने थे, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और खनिज लवण, जो मैंने यहाँ पर छांट के दिखा रखे हैं। आगे पौधों के विभिन्न घटकों और उनके स्रोतों का मिलान करें। तो यहाँ पर मैंने मिलान किया हुआ, देखो। खनिज लवण का मिलान किया हुआ मिट्टी से, तो खनिज लवण मिट्टी में होते हैं। ऑक्सीजन का मिलान किया हुआ हवा से, हवा में छोड़ी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा में होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त? सूर्य के प्रकाश से। आप जो पत्तियां प्रांगण से लेकर आए, उनमें छूकर एहसास करने पर सूखी पत्ती का तापमान थोड़ा अधिक महसूस होगा। क्या आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जल की मात्रा जो है वो उड़ जाती है, नहीं रहती। पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में
शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, जो मैंने आपको ऊपर पौधा दिखाया था, इस पौधे की जो ये पत्तियां हैं, इस पत्ती में छोटे छोटे सुराग होते हैं जिससे पानी वाष्प बन के उड़ता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो पौधों को जानिए जो पाठ है वो समाप्त होता है। इसके बाद में पाठ 8 शरीर में गति। शरीर में गति, इसमें कार्यपत्र 1 है, वो देखें। स्कूल से घर जाते समय अपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखो। क्या ये सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं या गति करते हैं? जानवरों को ध्यानपूर्वक देखने के बाद इस कार्यपत्र को पूरा करें। गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कितने पैरों का उपयोग करते हैं? तो सभी ने देखा हुआ है, कितने पैर होते हैं इनके? 4 पैर होते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 पैर। पक्षी कैसे गमन करते हैं? तो प्यारे बच्चों, पक्षी को आपने चलता भी देखा होगा और उड़कर भी देखा होगा। तो उड़कर और चलकर। क्या पानी में रहने वाले जानवर भी चलते हैं? तो हाँ, तैरते हैं। क्या आपने सांप को चलते हुए देखा है? हाँ, सांप जो है वो रेंग कर चलता है। इसके बाद में आगे है, स्कूल से घर जाते समय आपने रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को ध्यान से देखी। क्या सभी जानवर एक जगह पर बैठे रहते हैं या गति करते हैं? जानवरों का ध्यानपूर्वक देखने के बाद इस कार्यपत्रक को भरें। तो गाय जो है वो पैरों से चलती है, सांप जो है पूरे शरीर से चलता है, कबूतर जो है वो पंख से, मछली जो है वो फिन से, यानी पंख समान उसमें जो संरचनाएं होती है उससे। आगे है, बच्चों अपने शरीर का ध्यान से अवलोकन करो। बिल्कुल शांत बैठे, अपनी आंख बंद कर अपनी सांसों पर ध्यान दें। आप देंगे कि सांस अंदर बाहर लेने से छाती भी ऊपर नीचे होती है। शरीर में होने वाली ऐसी 2 गतियां लिखें। तो प्यारे बच्चों, एक तो आपकी पलकें झपकती रहती हैं, पलकों का झपकना। एक हृदय की जो धड़कन है वो होती रहती है। और जो आपकी नाड़ी है, हाथ को पकड़ कर देखोगे तो नाड़ी स्पंदन भी आपको महसूस होगा। आगे है, बच्चों चलना, टहलना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना व तैरना जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। तो खरगोश जो है वो क्या करता है? फुदकता है। सांप जो है रेंगता है। टीडा जो है वो उड़ता है। मछली जो है वो तैरना। तो ये हमने यहाँ पर मिलान कर दिए हैं। इसके बाद में पाठ जो 9 है, सजीव विशेषताएं और आवास। तो प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले 2 सजीव और 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इनके नीचे आप तालिका की सहायता भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सजीव और निर्जीव में क्या है? अगर आप देखोगे तो पेड़ क्या है? सजीव है। बच्चे क्या है? सजीव है। भैंस क्या है? सजीव है। पेन क्या है? निर्जीव है। किताब क्या है? निर्जीव है। मेज़ क्या है? निर्जीव है। बादल क्या है? निर्जीव है। मेंढक सजीव है और कबूतर सजीव है। तो आपने इनको किन आधार पर सजीव कहा? तो कार्यपत्रक 2 में इसका उत्तर है। प्यारे बच्चों, आप सजीव और निर्जीव से क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले 2 सजीव और 2 निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दें। इसके लिए आप नीचे दी गई तालिका की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सजीव वस्तुएं चलती हैं? बिल्कुल हाँ। क्या सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं? तो इसमें भी क्या आएगा? हाँ। इसमें भी हाँ आएगा। क्या सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं उत्सर्जन करती है? हाँ। क्या सजीव वस्तुएं अपने आसपास होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करती है? बिल्कुल। जब आपको कोई छूता है या आपका पैर जो होता है कांटे पर पड़ जाता है तो आपको क्या होता है? दर्द होता है, उसका अनुभव होता है। धूप में आप खड़े हो तो धूप लगती है। तो ये क्या है? संवेदनाओं का अनुभव ही तो है। तो सजीव ये काम सभी करता है, सांस लेता है, चलता है, वृद्धि करता है, उत्सर्जन करता है, संवेदनाओं यानी उद्दीपन के प्रति ताप, दाब, ठंड का पता चलता है। आगे है कार्यपत्रक 3। दिए गए चित्रों को देखकर ये बताएं कि इनमें से कौन से मरुस्थलीय, समुद्री, जंगली, पर्वतीय हैं। तो पहला जो चित्र है वो ऊंट का है, मरुस्थलीय है। दूसरा है शेर का, जंगली है। हिरन भी जंगली है। चौथा मगरमच्छ समुद्री है। और पांचवा मछली समुद्री है। और इसके बाद में केकड़ा समुद्री है। याक जो है पर्वतीय है। इसके बाद में कैक्टस या नागफनी का पौधा दिखाया है वो मरुस्थलीय है। कार्यपत्रक 4 के अंदर देखो, अपने बड़ों के साथ चर्चा करें कि ऊंट रेगिस्तान में ही क्यों मिलता है। ऊंट रेगिस्तान में ही क्यों मिलता है? प्यारे बच्चों, बिना पानी कई दिनों तक रह सकता है, उनकी टांगें लंबी होती है जिसकी रेत की गर्मी से दूर रहता है, पसीना कम आता है, तो जिसके कारण से उसका जो शरीर है वो वहाँ के अनुकूलित है। मछली पानी में क्यों रहती है? मछली गलपड़ों से सांस शरीर दायरा रेखे होता है, सलक भी होते हैं, तो सारी जो उसका अनुकूलन है, उसका शरीर है वो इस प्रकार का है कि वो पानी में रह सकती है। योग पहाड़ों पर ही क्यों मिलता है? इनके लंबे बाल, मोटी त्वचा होती है। शेर तथा हिरण घास वाले मैदान पर ही क्यों मिलते हैं? तो मटमैला रंग इन्हें सूखे मैदान में छिपाने में सहायक है। आंखें सामने जिससे दूर तक इनको दिखाई देता है और तेज भागते हैं।
तो इनका शरीर में मैदानी भागों के लिए, जो घास के मैदान है उनके लिए अनुकूलित होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं प्रश्न 10, पाठ 10, गति और दूरियों का माप। तो कार्यपत्रक 1 में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीन पौधे दिखाए गए हैं। पहला छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा है, उसके बाद उससे बड़ा है। दिए गए चित्रों ABC पौधों के तने की लंबाई को जड़ से बिंदु X तक माप कर नीचे रिक्त स्थान में भरें। तो ऊपर X निशान लगा, X चिन्ह बनाया हुआ है, यहाँ तक आपको नापना है। ठीक है, तो नापेंगे तो A पौधा 1 मीटर लंबा मिला मान लो, B 2 मीटर और 3 मीटर। तो ABC पौधों में किस पौधे की लंबाई सर्वाधिक है, बाकी दोनों पौधों से कितनी अधिक है। तो ABC में से C 3 मीटर है, तो पहले वाले से तो 2 मीटर ज़्यादा है, B से 1 मीटर ज़्यादा है। पौधे ABC की लंबाई मापने के लिए आपने निम्न में से किसका उपयोग किया, तो मापक फीते का उपयोग किया। आगे है कार्यपत्रक 2, दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले देखो, एक चींटी जो है वो चीनी के जो दाने हैं उसके साथ साथ गति कर रही है इस तरीके से, कभी उसके पास है तो इस प्रकार की गति अनियमित गति है। दूसरी में एक सड़क पर वाहन चल रहे हैं, सरल रेखीय गति। इसके बाद में C जो है उसमें एक पंखा है, वो एक केंद्र बिंदु पर घूम रहा है, उसको घूर्णन गति भी कह सकते हैं, एक जगह पर घूमता है। तो वर्तुल आवर्ती भी कह सकते हैं, निश्चित आवर्त समय के बाद दोहराए जाते हैं। किस चित्र में गति एक सीधी रेखा में हो रही है, तो चित्र B में सरल रेखीय गति है। किस चित्र में गति एक बिंदु के चारों ओर हो रही है, तो चित्र C के अंदर है ये। तो आगे है इसके बाद पाठ 11, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो उपयुक्त दी गई वस्तुओं के नीचे हाथ रखकर देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो ऊपर वस्तुओं के नाम नहीं लिखे, तो मैंने लिख दिया है, पुस्तक, कांच का टुकड़ा है, तेल लगा कागज है। तो किस वस्तु से हाथ स्पष्ट नजर आएगा आपको, तो कांच के टुकड़े से। कांच के टुकड़े के नीचे रखेंगे तो स्पष्ट नजर आएगा। किस वस्तु से हाथ बिल्कुल नजर नहीं आता, पुस्तक के नीचे। किस वस्तु से हाथ धुंधला नजर आता है, तो तेल लगा कागज इसका आंसर होगा। आगे है इसके बाद कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 1 में दी गई वस्तुएं, A कांच का स्लेब है, तो मैंने कांच ही लिखा था। B तेल लगा कागज है। C कार्डबोर्ड के सामने प्रकाश का स्रोत रखने पर तीन वस्तु में कौन सी वस्तु की छाया बनेगी, तो C कार्डबोर्ड की बनेगी, क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो प्यारे बच्चों, अपारदर्शी वस्तु जो होता है वो प्रकाश को आगे जाने नहीं देता, उनसे गुजरता है नहीं, तो उसकी छाया बनेगी। यानी छाया कब बनती है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। आगे दिए गए चित्र के अनुसार क्रियाकलाप करने पर दर्पण प्रकाश की राह बदल देता है। तो यहाँ पर दो लड़के हैं, एक टॉर्च से प्रकाश मार रहा है। यहाँ पर आप देखो, एक लड़की ने दर्पण ले रखा है, टकराकर स्त्री पे से जा रहा है, दूसरे लड़के पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके बाद में उन चित्रों में दर्शाई गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु दर्पण के समान प्रकाश की राह को बदल देती है। तो चमकदार जो वस्तुएं होती हैं वो दर्पण की भांति व्यवहार करती हैं, बदल देती है। तो मेज पर लगी सनमाइका चमकीली है, हाँ प्रकाश का परावर्तन करेगी। धातु का गोला भी चमकीला है, हाँ करेगा। कोयला नहीं करेगा, चमकीला नहीं है। स्टील का चमकीला बर्तन ये भी करेगा, हाँ। लाल कपड़ा भी नहीं करेगा। इसके बाद में है विद्युत तथा परिपथ। कार्यपत्रक 1 है, सभी बच्चे अपने घर अथवा आसपास की उन चीज़ों अथवा उपकरणों की सूची तैयार करें जो बिजली विद्युत से चलती है। तो पंखा, कूलर, फ्रिज, मदानी, पानी की मोटर, बल्ब। इसके बाद में 2 है, यदि किसी दिन घर में विद्युत आपूर्ति न हो या घर की बिजली खराब हो जाए तो इन उपकरणों को कैसे चलाओगे, अपने साथियों के साथ चर्चा करें। तो इन्वर्टर या जनरेटर का प्रयोग करके चलाते हैं हम। आगे कार्यपत्रक 2, अपने आसपास की कुछ चीज़ें वे इकट्ठी करके अध्यापक की मदद से एक सेल बल्ब की तारों की सहायता से लगाओ कि कौन सी वस्तुएं बिजली प्रवाहित होती है और किन वस्तुओं में बिजली प्रवाहित नहीं होती। इस परीक्षण का ध्यान से अवलोकन करें। तो टेस्टर से अगर हम टेस्ट करेंगे तो लोहे की कील में से बिजली गुजरती है, हाँ। चौक में से नहीं गुजरती, तांबे के तार में से हाँ। पेंसिल जो होती है उसका जो नोड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है जिससे हम लिखते हैं, उसमें से गुजरती है, हाँ। लकड़ी की डंडी में नहीं, कागज़ में नहीं, प्लास्टिक के पेन में नहीं, चम्मच में हाँ, कपड़े में नहीं और रबड़ में नहीं। तो अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाओ जिन वस्तुओं में से बिजली प्रवाहित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें कहते हैं सुचालक या चालक पदार्थ। जिन वस्तुओं में से बिजली प्रवाहित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अपने साथियों के साथ चर्चा करके पता लगाओ कि घर में किस प्रकार से बिजली की बचत की जा सकती है के उपायों को कार्य पुस्तिका में लिखें। तो पहला है, जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद करके रखें। दूसरा, AC का प्रयोग न करें। सौर ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा करें तो बिजली बच सकती है। कार्यपत्रक 3 में अध्यापक की सहायता से पता लगाने की कोशिश करें। घरों में विद्युत कहाँ से आती है, तो प्यारे बच्चों कहाँ से आती है, बिजली घर से। सेल में विद्युत कैसे बनती है, तो रासायनिक पदार्थ जो सेल में भरे होते हैं उनसे बनती है। बिजली के तारों पर रबड़ क्यों चढ़ाई जाती है, तो यह विद्युत रोधी है जो आघात से सुरक्षा करती है।
बिजली के तारों पर क्या है, जो रबड़ चढ़ाई जाती है, अगर हम उसको छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, आघात नहीं लगेगा। विद्युत का कोई और विकल्प हो सकता है क्या? हाँ, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। घर में विद्युत की खपत को कैसे कम कर सकते हैं? तो ऊपर जो 3 में लिखे थे वही लिख देना। जरूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद कर दें, एसी प्रयोग कम करें सौर ऊर्जा का प्रयोग करके। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो चुंबकों द्वारा मनोरंजन पाठ है। इसमें कार्यपत्रक 1 देखो, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए, आपको ये बताना है कि कौन से चुंबकीय हैं। तो कील चुंबकीय है क्या? हाँ, चुंबक से चिपकती है। स्केल नहीं है, कॉपी नहीं है, चमड़ा नहीं है। सिक्का चुंबकीय है, चुंबक से चिपकता है। चम्मच हाँ, पेपर पिन हाँ, चाबी हाँ। तो प्यारे बच्चों, वे वस्तुएं जो लोहा, कोबाल्ट और निकल से बनी है, वे वस्तुएं चुंबकीय होती हैं, वो चुंबक से चिपकती हैं। तो मैंने हाँ या नहीं में इनका आंसर दे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर आपको ये बताना है कि चुंबक के कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित होंगे और कौन से। तो पहला जो चित्र है प्यारे बच्चों, उसमें क्या है, यहाँ पर समान ध्रुव पास पास में है तो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को दूर भगाते हैं। यहाँ पर विपरीत ध्रुव हैं तो आकर्षण होगा। विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर फिर समान आ गए तो प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर फिर विपरीत आ गए तो क्या होगा? आकर्षण होगा। इसके बाद में कार्यपत्रक 3 है। नीचे दिए गए चित्र में कंपास दिखाई गई। कंपास के पास अगर एक बार मैग्नेट लाई जाए तो कंपास का सुई हिलने लगेगा क्या? यहाँ पर अगर एक चुंबक लेकर के आए तो ये सुई इसकी तरफ क्या होगी? अगर विपरीत ध्रुव है तो आकर्षित होगी, अगर समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षित होगी। तो हाँ। इसके बाद में है मोनू और सोनू चुंबक से खेल रहे हैं। अचानक मोनू के हाथ से चुंबक टूटकर गिर जाती है। मोनू और सोनू उन दोनों चुंबकों को आपस में मिलाकर रख देते हैं। क्या इससे चुंबक का चुंबकीय प्रभाव पर गिरने पर फर्क पड़ेगा? हाँ, चुंबक गिरने से चुंबकीय प्रभाव नष्ट हो जाता है। चुंबक को सुरक्षित रखने के 3 उपाय क्या हैं? तो असमान ध्रुवों को पास रखना चाहिए। नंबर 2, विपरीत ध्रुवों को यानी 2 चुंबकों के बीच में लकड़ी का गुटका रखें, उनके सिरों पर नरम लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। तो ये आपकी बुक में भी हैं, आप लिख सकते हो। इसके बाद में अध्याय 14 है जल। इसमें कार्यपत्रक 1 है प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर 1 सप्ताह तक आपके घर पानी नहीं आएगा? क्या आप निम्नलिखित कार्य कर पाएंगे? खाना बना पाएंगे? नहीं। स्नान कर पाएंगे? नहीं। कपड़े धो पाएंगे? नहीं। बर्तन साफ कर पाएंगे? नहीं। कार्यपत्रक 2 में कहता है आप एक दिन में कितना पानी प्रयोग करते हैं, लिखें। तो अपना नाम लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर रमेश लिखा है। पीने के लिए 5 मग यानी 5 लीटर, नहाने के लिए 1 बाल्टी यानी 50 लीटर की, शौचालय के लिए यानी 1 बाल्टी 50 लीटर की, अन्य कार्यों के लिए यानी 2 बाल्टी 100 लीटर हो गया। तो कुल उपयोग पानी कितना हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 205 लीटर। कार्यपत्रक 3 के आपके घर के आसपास कोई जल स्रोत है? यदि हाँ तो निशान लगाइए। समुद्र, कुआं, नदी, नहर इनमें से कोई है? जैसे मेरे घर के आसपास नहर है तो मैंने यहाँ पर नहर लिख दिया है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो नहर से हम वाटर वर्क्स में आता है, और वाटर वर्क्स से किस में आता है? घरों में आता है। और नहरों में पानी कहाँ से आता है? नदियों से आता है। आगे है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस जगह वाष्पीकरण हो रहा है। तो पानी जो होता है वो गर्म होकर ऊपर उड़ता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है। इसके बाद में संघनन, तो यहाँ पर पानी ऊपर गया उड़ करके, ऊपर जा कर के क्या ठंडा होता है, बादल बनते हैं तो उसे संघनन कहते हैं, पानी की बूंदें बनती हैं। इसके बाद में पौधों के द्वारा जो पानी की हानि होती है पत्तियों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो मैंने यहाँ पर पौधों के ऊपर क्या लिखा हुआ? वाष्पोत्सर्जन लिखा हुआ है। इसके बाद में है हमारे चारों ओर वायु। कार्यपत्रक 1। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि पतंग आसमान में उड़ रही है? हाँ। किसके कारण से उड़ती है? वायु के कारण से। पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ा रही है? हाँ, वायु के कारण से खड़खड़ाती हैं। तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं, तो किसके कारण से? वायु के कारण से। हाँ, देखे हैं। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, बताएं कि उपरोक्त क्रियाकलाप क्यों हो रही हैं। ये सभी वायु के कारण क्रियाएं होती हैं, तो इनसे वायु की उपस्थिति का पता चलता है। आप सभी ने यह जान लिया होगा कि उपरोक्त क्रियाकलाप में वायु का योगदान है। वास्तव में वायु कोई एक पदार्थ नहीं है, बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु में निम्न अवयव होते हैं: जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल तथा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, 78% नाइट्रोजन होती है जो 3 नंबर पे लिखी हुई है। ऑक्सीजन 21% होती है, और बाकी 1% में अन्य सारे आ जाते हैं: जल वाष्प, धूल तथा धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्यपत्रक 2 में है अपने सहपाठियों व अध्यापकों की सहायता से निम्न गतिविधियों को करें, अपना निष्कर्ष उपयुक्त स्थान पर लिखें। 2 जलती हुई मोमबत्ती लो, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा करके रखो। तो आपने क्या देखा? कांच का गिलास रखे, मोमबत्ती बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर उल्टा करके कांच का गिलास रख देंगे तो मिलनी बंद हो जाएगी उसको। बोतल को खोले मुख की तरफ से पानी की बाल्टी में डुबो। सीधी उल्टी बोतल पानी में से नहीं भरती, क्योंकि इससे उसमें हवा होती है। तिरछा करने पर वायु बाहर निकलने के लिए जगह मिल जाती है और भरने लगती है। एक गिलास जो उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर के लिए रख दो।
तो गिलास की भारी सतह गीली हो जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि हवा में उपस्थित जलवाष्प गिलास से टकराकर संघनन द्वारा पानी की बूंदें बना लेते हैं। एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जा रहा है, तो कांच की तली में छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, क्योंकि पानी में वायु घुली होती है, उससे पता चलता है। जब मिट्टी के एक ढेले पर पानी डाला जाता है तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि मिट्टी में वायु विद्यमान होती है। कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ, गलत कथन को ठीक करके लिखे। गतिशील वायु को हवा कहते हैं, क्या हवा नहीं कहते? पवन आएगा, इसकी जगह पवन लिख देंगे। ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो गलत है, यहाँ पर बुझाने में नहीं जलाने में सहायक है। जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती तो होती है, इस ये भी गलत है, इसको ठीक करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मछली पानी में घुली ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है, तो ये बिल्कुल सत्य है, सही है। वायु जगह नहीं घेरती, तो नहीं की जगह यहाँ पर घेरती है आएगा, तो इसको भी ठीक करके लिखना है, ये गलत है। इसके बाद में कक्षा 6 की उड़ान कार्य पुस्तिका का अंतिम अध्याय कचरा संग्रहण एवं निपटान। कार्यपत्रक 1 है, आपको एक हरा और एक नीला बॉक्स दिया गया, आपको 10 कार्ड्स दिए गए। हरे बॉक्स में चीज़ें डालनी है जो गल जाती है और नीले बॉक्स में वे चीज़ें डालनी है जो गलती नहीं है। केले के छिलके, कागज़, प्लास्टिक, पेंसिल का छिलका, रबड़, प्लास्टिक पेन, टूटा हुआ कप, चॉकलेट का डिब्बा, पॉलीथीन। तो हरा जो डिब्बा है उसके अंदर वो चीज़ें डालते हैं प्यारे बच्चों जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाती हैं, गल जाती हैं। तो केले के छिलके, कागज़, पेंसिल का छिलका इसमें डालेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो नीले वाले में डालेंगे, जो क्योंकि वो गलती नहीं है। प्यारे बच्चों एक गमले में उसमें नीचे 2 इंच तक मिट्टी भर ले, उसमें कागज़, सब्जी के छिलके, प्लास्टिक डाल दें, इससे ऊपर पुनः मिट्टी डाल दें। 2 महीने बाद 2 महीने के लिए उसे छोड़ दें। 1 महीने के उसमें वो परिवर्तन को नोट करें। कागज़ विगलित हो जाता है, प्लास्टिक विगलित नहीं होता, वैसा का वैसा मिल जाएगा आपको। सब्जी के छिलके विगलित हो जाते हैं। कार्यपत्रक 3, आज टीना का जन्मदिन है। टीना ने इस बार प्रण लिया कि वह अपना जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएगी, केवल उन वस्तुओं का उपयोग करेगी जो पर्यावरण से आसानी से निष्पादित हो जाती हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में बताएं कि कौन सी निष्पादित हो जाएगी। जन्मदिन की प्लास्टिक की टोपी नहीं होगी, प्लास्टिक निष्पादित नहीं होता। केक हो जाएगा, प्लास्टिक रिबन भी नहीं होगा। कार्यपत्रक 4 है, बच्चों बताओ क्या आपने कभी केंचुए को देखा है? यदि हाँ तो बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, जमीन में। केंचुए क्या खाते हैं? रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। हमें जैविक गड्ढे को जमीन में क्यों दबाना चाहिए? क्यों? विगलित हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा, ये इसलिए इनको दबाना चाहिए। केंचुए द्वारा कूड़े को खाद में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं और वर्मी कंपोस्ट खाद बनती है। तो ये था प्यारे बच्चों उड़ान कार्य पुस्तिका के अध्याय 16 का हल। इसी के साथ जो बाकी जो बचे हुए 7 से 16 तक के अध्याय वो हमने इस वीडियो में हल कर लिए हैं। तो 2 वीडियोज़ के अंदर हमने उड़ान कार्य पुस्तिका पूरी कक्षा 6 की हल कर ली है। तो सभी बच्चे इस लिंक को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये चैनल है सर का, इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। धन्यवाद।